हेलो स्टूडेंट्स, गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से स्वागत है। मास्टर कैडर इंग्लिश के लिए मैंने पहला अपना वीडियो दिया था, उसमें अपने आपको पता है कि एलिजाबेथन एज के बारे में किया था। एलिजाबेथन एज का जो टाइम पीरियड था वो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया था कि 1558 to 1603 था, ठीक है। और उसमें मैंने आपको क्रिस्टोफर मार्लोव के बारे में ऑलरेडी बता दिया था, क्रिस्टोफर मार्लोव के वर्क्स के बारे में बता दिया था, जिसमें मैं आपकी कन्फ्यूज़न क्लियर करना चाहती हूँ कि एक स्टूडेंट की थोड़ी क्वेरी थी कि जीव ऑफ माल्टा का मैंने शेक्सपियर के बारे में बताया था। वो चीज़ क्या था, जीव ऑफ माल्टा में मैंने ये चीज़ क्लियर की थी कि जो जीव ऑफ माल्टा है वो क्रिस्टोफर मार्लोव का वर्क है, ये तो हमें पता ही है, क्रिस्टोफर मार्लोव, ठीक है। मैंने ये बताया था कि जीव ऑफ माल्टा का मतलब एक कन्वर्शन है जो कि विलियम शेक्सपियर ने क्या किया था, अपने प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस में जो एक करैक्टर लिया था शेक्सपियर, ध्यान से देखिएगा ये चीज़, शाइलॉक, जो एक करैक्टर लिया था शाइलॉक, ठीक है। और जीव ऑफ माल्टा का करैक्टर कौन सा था, बाराबस। तो ये जो दोनों करैक्टर है ना, क्रिस्टोफर मार्लोव का बाराबस और विलियम शेक्सपियर का शाइलॉक मर्चेंट ऑफ वेनिस का, ते बोथ आर सेम करैक्टर्स, ये दोनों जीव थे, मर्चेंट थे, ठीक है। जो शाइलॉक था ये वेनिस का मर्चेंट था और जो बाराबस था वो माल्टा का मर्चेंट था। तो दोनों एक ही करैक्टर के एक ही फीचर्स के बंदे थे, और इसलिए मैंने ये बताया था कि जो करैक्टर जीव ऑफ माल्टा में बाराबस को लिया गया था वही करैक्टर विलियम शेक्सपियर में मर्चेंट ऑफ वेनिस में शाइलॉक को लिया था। बोथ आर सेम करैक्टर, सिमिलर करैक्टर, एंड जीव एंड मर्चेंट ऑफ वन ऑफ देम इज माल्टास एंड सेकंड ऑफ देम इज वेनिस। तो ये चीज़ क्लियर थी, ठीक है। तो क्रिस्टोफर मार्लोव के जो हमने वर्क किए थे वो थे, एक तो डाइडो द क्वीन ऑफ कार्थेज कर लिया था हमने, सेकंड द जीव ऑफ माल्टा कर लिया था, और जो एक और वर्क किया था टेम्बल इन द ग्रेट किया था। कुछ वर्क जो थे क्रिस्टोफर मार्लोव के वो रह गए थे उस दिन, तो आज की वीडियो में हम वो क्लियर करेंगे और उसके बाद हम विलियम शेक्सपियर का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो वर्क है क्रिस्टोफर मार्लोव का, क्रिस्टोफर मार्लोव, इनका जो नेक्स्ट वर्क था वो है एडवर्ड सेकंड, जिसका टाइम क्या है 1592, ये 1592 है, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट एडवर्ड सेकंड का बनता है वो ये है कि ये इट इज़ अ हिस्ट्री इंग्लिश प्ले, एक तो ये हिस्ट्री प्ले है, ठीक है। सेकंड, इट फोकस ऑन द रिलेशनशिप ऑफ एडवर्ड सेकंड ऑफ इंग्लैंड एंड पायर्स गैवस्टन। तो इन दोनों के रिलेशन के बारे में इस एडवर्ड सेकंड जो हिस्ट्री प्ले है क्रिस्टोफर मार्लोव का, इन दोनों की रिलेशनशिप के बारे में बताया है। एंड द थर्ड थिंग जो कि इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि जो एडवर्ड सेकंड इज मर्डर्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ रोजर मॉर्टिन। तो ये जो कुछ मेन पॉइंट्स थे वो आपको इसमें क्लियर रखने हैं भी। एक तो ये हिस्ट्री प्ले है, इसका जो टाइम है एडवर्ड सेकंड का वो हो गया। दूसरा, इस पूरे प्ले में एक फोकस किया गया है रिलेशनशिप पे। रिलेशनशिप किसका था, एडवर्ड सेकंड ऑफ इंग्लैंड एंड पायर्स गैवस्टन का था। और इसमें जो एडवर्ड सेकंड है वो मर्डर कर दिया जाता है उसको रोजर मॉर्टिन के ऑर्डर पर,
ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें आपने इसमें क्लियर करनी है। नेक्स्ट जो वर्क है अब उसके बारे में, तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि ये चीज़ें आप नोट डाउन करते रहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो हम ज़्यादा जो मेन बातें हमसे पूछी जा सकती हैं मास्टर कैडर इंग्लिश के लिए वो आप नोट डाउन करते रहिए, और कोई भी क्वेरी है यू कैन आस्क, यू कैन टेल, ठीक है। अब एडवर्ड सेकंड के बाद हमारा जो नेक्स्ट वर्क है हम वो देखते हैं कौन सा है, द मैसेकर एट पेरिस, द मैसेकर एट पेरिस, ठीक है। अब ये जो प्ले है इसका जो टाइम पीरियड है वो 1593 है, ठीक है। अब इसका जो कुछ मेन बातें हैं वो ये है, एक तो ये शॉर्ट एंड विविडली, शॉर्ट एंड विविडली रिटन, विविडी का मतलब क्या होता है, क्लियरली, मतलब क्लियरली लिखा गया, ठीक है। ये प्ले है ये एक। सेकंड इसमें क्या बता रखा है, ये इट इज़ कंसीडर्ड द मोस्ट डेंजरस, इट इज़ कंसीडर्ड द मोस्ट डेंजरस प्ले ऑफ दैट टाइम, उस टाइम का मोस्ट डेंजरस प्ले कहा जाता है। अब इसके बारे में मैं आपको बता दूं, मैसेकर का मतलब होता है खून खराबा, पंजाबी में जिसे घल्लू गारा कह देते हैं, है ना। तो ये हुआ था, कहते हैं भी ये एक पेरिस में मैसेकर हुआ था, जैसे हमारे अमृतसर में जलियांवाले बाग की घटना को आप कह देते हैं, उस इंसिडेंट को कह देते हैं कि बहुत सारे लोग उसमें कुएं में कूद गए थे अपनी जान बचाने के लिए अंग्रेज़ों के टाइम में। तो द सेम थिंग वही इंसिडेंट इसमें होती है कि पेरिस में बहुत सारे लोग ऑन द स्पॉट मारे गए थे, इसमें उनका कत्लेआम हो गया था, मैसेकर हो गया था। तो जस्ट वैसे ही जैसे जलियांवाले बाग की स्टोरी है ऐसी स्टोरी इसमें चलती है। तो इसमें भी आपको टाइम पीरियड है जो ये देखना है, और एक इसमें क्या है, डेंजरस प्ले पूछा जा सकता है। दूसरा एक और चीज़, इसका फुल टाइटल क्या है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, द मैसेकर एट पेरिस एंड द डेथ ऑफ द ड्यूक ऑफ गाइज, ठीक है। तो ये इसका फुल है। तो इस तरह से मैसेकर वाला जो है वो इस तरह से आप इसे कर सकते हो कि ये बिल्कुल ये माइंड में रख के कि ये जलियांवाले बाग की घटना के साथ सिमिलर है, ठीक है। इस तरह भी ऐसे ही लोग मारे गए। तो ये चीज़ें आपने इस तरह से करनी है। अब नेक्स्ट उसके वर्क पे चलती है। नेक्स्ट जो इनका वर्क है क्रिस्टोफर मार्लोव का, नेक्स्ट जो वर्क है वो है हीरो एंड लिएंडर। हीरो एंड लिएंडर एक पोइम है, ठीक है, और ये थी 1593 में इसकी टाइमिंग है। इसकी जो पोइम का टाइमिंग है वो है 1593। अब इसमें जो की फिगर्स है वो क्या है, इट रीटेल्स द ग्रीक मिथ। ये एक ग्रीक मिथ है, ग्रीक मिथ ऑफ हीरो एंड लिएंडर, ठीक है। ये भी एक ट्रेजेडी है पोइम में। तो इसमें क्या होता है, जो लिएंडर है वो यंग मैन जो कि हीरो से लव करता है, हीरो लड़की है इसमें जिसे वो लव करता है। तो वो जैसे मतलब रास्ता तय कर रहा होता है, वो ऊपर लाइट लैंप लेके खड़ी होती है। तो जो लिएंडर होता है वो पता नहीं किस तरह से उसे वो रिवर में गिर जाता है। तो जब उसको पता लगता है तो वो भी उसके पीछे ऐसे ही गिर जाती है जाके रिवर में। तो इस तरह से इनकी जो शॉर्ट स्टोरी है वो इसमें बताई गई है पोइम में। ये 818 लाइन्स, इट इंक्लूड्स 818 लाइन्स, ये 818 लाइन्स की पोइम है। एंड इट इज़ कंप्लीटेड बाय जॉर्ज चैपमैन द्वारा पूरी गई थी ये पोइम, बिकॉज ऑफ आफ्टर द अनटाइमली डेथ
आफ्टर द अनटाइमली डेथ ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो। ठीक है, तो ये एक उनकी इनकम्प्लीट पोइम थी क्रिस्टोफर मार्लो की हीरो एंड लिएंडर, जिसको पूरा किया था जॉर्ज चैपमैन ने आफ्टर द अनटाइमली डेथ ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो, क्योंकि जो क्रिस्टोफर मार्लो थे उनकी जो डेथ थी वो 29 की एज में होगी, जैसे अपने पहले लेक्चर में देखा भी था। तो उनके जो मोस्ट ऑफ द वर्क है उनके ब्लैंक वर्स और ट्रेजेडी के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, और ये कुछ जो वर्क्स उनके रहते थे तो वो वर्क हमारे कंप्लीट हो गए। अब ये क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में जितने भी मैंने आपको बातें बताई हैं उनका आप अच्छे से उनको तैयार कीजिए, उनके जो पॉइंट्स टू बी रिमेंबर थे वो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, इनमें से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था तो ये बात माइंड में रखिएगा कि वो सारे के सारे जो पॉइंट्स थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो उनको आप ध्यान में रखना है। अब आप नेक्स्ट जो एलिजाबेथन एज के हमारे जो राइटर हैं, ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट हैं विलियम शेक्सपियर, अब उनके बारे में करेंगे। विलियम शेक्सपियर तो बहुत वास्ट इनका जो लिटरेचर है, हमें पता है कि हमने पढ़ा हुआ है हर स्टैंडर्ड में विलियम शेक्सपियर के बारे में। तो इनका जो बैप्टाइज्ड है 26 अप्रैल 1564 टू 29 अप्रैल 1616। ठीक है, ये इनकी 26 अप्रैल 1564 को बर्थ हुआ था और 23 अप्रैल 1616 को इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, ये बर्थ और डेथ का इनका डेट हो गया। अब नेक्स्ट जो है इनके फादर नेम क्या है इनका? जॉन शेक्सपियर। जॉन शेक्सपियर इनके फादर का नेम है। और मदर नेम क्या है? मदर नेम मैरी आर्डन। ठीक है, ये मैरी आर्डन उनके मदर नेम है। अब जैसे मैंने क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे रिमेंबर रखने के लिए, याद रखने के लिए कि वो अपने दिमाग में होने चाहिए, ऐसे ही कुछ पॉइंट्स हम विलियम शेक्सपियर के बारे में भी लेंगे, क्योंकि विलियम शेक्सपियर का जो पूरा वास्ट इतना लिटरेचर पड़ा है वो भी हम 2 वीडियोज़ में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एक वीडियोज़ में इनको इतना सारा लेने के लिए पॉसिबल नहीं है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं इसमें भी करने वाली, और आपको पता है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है विलियम शेक्सपियर। तो इस तरह से हम आगे आगे चलते जाएंगे। ठीक है, तो अब आप हेडिंग बनाओगे पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड। इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने दिमाग में रखने हैं, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड। तो फर्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट क्या है? जो विलियम शेक्सपियर है उनको ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट और ग्रेटेस्ट राइटर के रूप में कंसीडर किया जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? ही इज़ द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट एंड ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, तो ये इनका फर्स्ट पॉइंट है। सबसे पहले नाम जो आता है, अगर आप एलिजाबेथन पीरियड की बात करें तो सबसे पहले जिनका नाम आता है वो क्या है? विलियम शेक्सपियर। ठीक है, तो उसके बाद ही प्लेज द रोल ऑफ एन एक्टर। उन्होंने एक एक्टर का रोल भी प्ले किया इन मोस्ट ऑफ हिज ड्रामाज। इन मोस्ट ऑफ हिज ड्रामा, ये इनका सेकंड की पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट जो आपने रिमेंबर रखना है। ठीक है, थर्ड पॉइंट इनका क्या है? इनके प्ले कितने हैं? प्ले 37 है इनके। ठीक है, सोनेट्स कितने हैं इनके? 154 है। ठीक है, 2 लॉन्ग नरेटिव पोइम्स हैं। 2 लॉन्ग नरेटिव पोइम्स हैं इनकी। ठीक है, तो इस तरह से मतलब आप इनके वर्क के बारे में देखेंगे। पहले आप सिर्फ इनके जो पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट जो आपको याद रखने हैं, उन पॉइंट्स के बारे में देखेंगे। देखिए कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि इनके प्लेज कितने हैं, तो प्लेज इनके जो है वो 37 है।
राइट आंसर तो 37 है। लेकिन अगर कोलैबोरेशन से पूछे जाएं कि विद द कोलैबोरेशन इनके कितने प्लेज हैं तो आप 39 बोलोगे, ठीक है। तो इस तरह से मैं इसको कर देती हूँ, 39 जो प्ले हैं वो विद कोलैबोरेशन है, विद कोलैबोरेशन 39 प्लेज हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। अब आप नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ चलते हैं इनके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इनका, फोर्थ पॉइंट आप इसको दो, ही इज कॉल्ड द बार्ड ऑफ इंग्लैंड्स बार्ड ऑफ एवन, इंग्लैंड्स बार्ड ऑफ एवन। इनको इंग्लैंड का बार्ड ऑफ एवन, मतलब एवन जहाँ पे स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन में इनका बर्थ हुआ था, तो बार्ड का मतलब क्या होता है, बार्ड का मतलब पोइट होता है, तो इनको क्या बोला जाता है, बार्ड ऑफ एवन बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो की पॉइंट है वो करते हैं, फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में क्या था कि एट द एज ऑफ 18 he married to Anne Hathaway। एना हैथवे से इनकी मैरिज हुई, तब इनकी जो एज थी वो 18 की थी, ठीक है। किड्स नेम, किड्स का थी एक तो सुजान, ही हैज़ 3 किड्स। कौन कौन, क्या क्या नाम थे इनके, सुजाना, ठीक है। फिर आ जाते हैं हेमनेट एंड नेक्स्ट जूलियट, ये इनके बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्होंने एक पार्ट ओनर थे ये कंपनी में, क्योंकि एक्टर इन्होंने एक्टिंग की इंग्लैंड में अपने प्लेस के बीच में, तो ये पार्ट ओनर थे इस कंपनी में। वो कंपनी कौन सी थी, ठीक है। तो इसके बारे में लिखते हैं, ही वॉज पार्ट ओनर ऑफ अ प्लेइंग कंपनी। ही वॉज पार्ट ओनर ऑफ प्लेइंग कंपनी। क्या नाम था कंपनी का, द लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन, ये इनकी कंपनी का नाम था। ही वॉज पार्ट ओनर ऑफ प्लेइंग कंपनी द लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन, लेटर नोन एज, बाद में इस कंपनी को क्या कहा जाने लगा, द किंग्स मैन। बाद में इस कंपनी को किंग्स मैन का नाम दे दिया गया, ठीक है। तो ये चीज़ थी। नेक्स्ट की पॉइंट पे चलते हैं, 8th पे। इनका 8th की पॉइंट क्या है कि उनके जो मोस्ट ऑफ द वर्क है वो 1589 से 1630 तक माने जाते हैं, ठीक है। और उनके हिज मोस्ट important works are between 1589 and 1613। ये इनके मेन जो पॉइंट्स हैं वो हैं, ठीक है। जो इनके अर्ली प्लेस थे, अब 9th ऑप्शन में आप क्या लेते हैं, 9th क्वेश्चन में जो उनके अर्ली प्लेस थे, शुरू के जो प्लेस थे वो कौन कौन से थे, कॉमेडीज एंड हिस्ट्री, ये इनके शुरू के प्लेस थे। शुरू के जो प्लेस लिखे उनमें ट्रेजेडी नहीं थी, वो कॉमेडीज थी और हिस्ट्री थी, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा की पॉइंट है 10th नंबर पे, उस पर चलते हैं। मेन बात क्या है इनकी, इसमें क्या था, बेन जॉनसन ने एक परफेस में लिखा था इनके बारे में। बेन जॉनसन रोट अ परफेस, क्या था, परफेस एंड कोट्स। बेन जॉनसन रोट अ परफेस एंड
क्या लिखा उन्होंने, नोट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट जो कोट है जो कि बेन जॉनसन ने इनके बारे में लिखा, वो क्या था, नोट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। ठीक है, नेक्स्ट जो इनका मेन की पॉइंट है कि जो विलियम शेक्सपियर थे उन्होंने बहुत सारे वर्ड्स और फ्रेसेस दिए थे डिक्शनरी को। कहते हैं 1700 से लेके 3000 वर्ड जो थे वो उनके माने जाते हैं। और ये जो था सैमुअल जॉनसन की अर्ली डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, उसमें उनके जो जितने भी वर्ड्स हैं वो इंक्लूड हैं। तो इसको भी आप इस पॉइंट को भी लिखते हैं, सैमुअल जॉनसन अर्ली डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें 1700 टू 3000 तक इनके जो वर्ड्स हैं वो माने जाते हैं कि ये डिक्शनरी में इनके इंक्लूड किए गए हैं, सैमुअल जॉनसन अर्ली डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये भी पॉइंट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट की पॉइंट है 12th पॉइंट पे चलते हैं। ये आप सारे नोट डाउन करेंगे और इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं, मैं आपको फिर से कह रही हूँ, इसका ध्यान रखना आपने। 12th पे चलते हैं। इसमें क्या है, रस्किन ने क्या कहा था इनके बारे में, रस्किन सेड शेक्सपियर हैज़ ओनली हीरोज। जो शेक्सपियर हैं उनके सिर्फ हीरोज हैं, एंड नो हीरोइन नहीं। क्योंकि आपने भी शायद ये बात सुनी होगी कि जितने भी प्लेज हैं उनके, जितने भी उनके ड्रामाज हैं, उनमें अगर हीरोइन का भी रोल प्ले करना होता था तो वो भी मेल से करवाया जाता था, फीमेल इनके रोल नहीं करती थी इनके प्लेज में। तो किसी भी औरत को या फीमेल कैरेक्टर को उसमें नहीं लिया जाता था, फीमेल कैरेक्टर का जो रोल था वो भी मेल से करवाया जाता था। तो उन्होंने खुद भी, शेक्सपियर ने अपने बहुत सारे प्लेज में सारा ये अपने जो रोल हैं वो करे हैं। ठीक है, तो ये बात आपने दिमाग में रखनी है। तो रस्किन बॉन्ड की जो ऑब्जर्वेशन थी, हर कोई नहीं मानता इस चीज़ को, बट रस्किन बॉन्ड है उनकी जो ऑब्जर्वेशन थी कि शेक्सपियर हैज़ ओनली हीरोज एंड नो हीरोइन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इनके जो कोट्स हैं इम्पॉर्टेंट, जो हेमलेट से लिए गए हैं या और स्टोरीज से लिए गए हैं, तो वो आप आज उनके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि जो इनके वर्क्स हैं या इनके प्लेज हैं, ड्रामाज हैं, उनका हम नेक्स्ट वीडियो में सारा डिटेल में करेंगे कि उनमें से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बट आज जो पॉइंट्स मैं लिखवा रही हूँ वो सारे पॉइंट्स जो हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है 13, उसके बारे में चलते हैं। अब मैं आपको बता दूँ, हेमलेट से इन्होंने कुछ कोट लिए हैं इम्पॉर्टेंट, जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप एक एक करके उनका भी ले लेते हैं। जैसे फर्स्ट है नाइदर अ बोरर नॉर अ लैंडर। ठीक है, तो ये जो कोट था ये बाय पोलोनियस द्वारा ये बोला जाता है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कोट है। उसके बाद आ जाता है सेकंड, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, ये आ जाता है इनका। नेक्स्ट जो है ये भी हेमलेट में से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो है फ्रेलिटी थी नेम इज वुमेन। फ्रेलिटी द नेम इज वीमेन। ठीक है, फ्रेलिटी का मतलब होता है कमजोरी। तो ये एक जो नेक्स्ट कोट है वो लिया गया है इसमें से, हेमलेट में से। ठीक है, ये हो गए हेमलेट के। और नेक्स्ट आपने जो लेना है वो करते हैं पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसके, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। हेमलेट का जो पहला कोट इन्होंने लिया है, नाइदर ए बोरर नॉर अ लैंडर, पोलोनियस द्वारा बोला गया था। ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, फ्रेलिटी इज द नेम इज वीमेन। ठीक है, और जो नेक्स्ट है वो देखते हैं पॉइंट।
ये जो एक और पॉइंट है हेमलेट में से, वो भी अपन ले लेते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो कोट है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है हेमलेट में से, टू बी और नॉट टू बी, टू बी और नॉट टू बी, ठीक है। ये हेमलेट में से लिया गया है, हेमलेट एक्ट 3 सीन 1, ठीक है। तो इसका एक्ट पूछा गया है, सीन 1 के, तो वेरी इंपॉर्टेंट कोट है, टू बी और नॉट टू बी, ये भी हेमलेट में से लिया गया है, ठीक है। ये हो गया। अब अपन मैकबेथ के लिख लेते हैं। मैकबेथ के कौन कौन से हैं? इसमें लाइफ इज अ टेल, लाइफ इज अ टेल, ठीक है, टोल्ड बाय एन इडियट, लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट, full of sound and furry, signifying nothing। ये जो इम्पोर्टेंट कोट है वो मैकबेथ में से लिया गया है, ठीक है। लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट, फुल ऑफ साउंड एंड फरी, सिग्निफाइंग नथिंग, ये मैकबेथ में से लिया गया। इसके अलावा जो उनकी कॉमिक फिगर के बारे में बात किया था कि सबसे ज़्यादा कॉमिक फिगर जो उनके प्लेज में ली गई है, उसके बारे में आप पॉइंट ले लेते हैं। तो नेक्स्ट 15th पॉइंट बनाते हैं इसका। इसका लिखो 15th में, सर जॉन फाल्स्टाफ इज द ग्रेटेस्ट कॉमिक फिगर। ये सबसे ज़्यादा जो कॉमिक फिगर ली गई है, सर जॉन फाल्स्टाफ इज द ग्रेटेस्ट कॉमिक फिगर। और ये कॉमिक फिगर किस किस में आई है? एक तो हेनरी IV पार्ट 1 में, हेनरी IV जो इनका प्ले है उनमें, एक द मैरी वाइव्स ऑफ विंडसर। तो ये भी इम्पॉर्टेंट जो बात है, अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि जो शेक्सपियर का सबसे कॉमिक फिगर कौन है, तो हम सर जॉन फाल्स्टाफ का नाम लेंगे। और ये कॉमिक फिगर जो है वो दो इनके जो प्लेज हैं, द हेनरी IV पार्ट 1 एंड द मैरी वाइव्स ऑफ विंडसर, इसमें से दी गई है, ठीक है। तो ये इसका मेन पॉइंट हो गया। 16th जो पॉइंट है इनका वो देखते हैं। अब आपने एनाग्राम के बारे में सुना होगा, एनाग्राम एक टर्म होती है, ठीक है। तो इसमें हम इस टर्म को हम कैसे लेंगे? विलियम शेक्सपियर इज एन एनाग्राम। अब ये टर्म जो है इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि किस तरह से इस टर्म को पूछा जा सकता है। विलियम शेक्सपियर इज एन एनाग्राम कैसे? अब इसमें लिखूँगी मैं, आई एम अ विकिश स्पेलर। अब इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, एनाग्राम एक टर्म होती है, एनाग्राम एक टर्म होती है। इस टर्म में क्या होता है कि एक वर्ड होता है जिससे हम एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना लेते हैं। एक वर्ड या हम अपने नाम से मीनिंगफुल सेंटेंस बना लेते हैं, उसका कुछ ना कुछ मीनिंग निकलता है। कैसे? जैसे ये आई है विलियम में, ये आ गया आई यहाँ पे, है ना। जो डब्ल्यू है वो ये रहा, EA ये रहे, है ना। और आई कहाँ पे है? आई ये रहा विकिश में, AM में है, बन गया। उसके बाद अगर हम S का लें तो S ये रहा स्पेलर में, ठीक है। H ये रहा विकिश में, A फिर से हम वहाँ पे ले लेंगे, K जो है ये रहा विकिश में, ES, मतलब पूरे जो इनके एक एक लेटर है वो इसमें पूरा आ गया। एक एक लेटर जो विलियम शेक्सपियर का है उसका उसने क्या बना लिया? आई एम अ विकिश स्पेलर। कहते हैं वो खुद के नेम के स्पेलिंग वो उनको लिखने नहीं आते थे जल्दी से, वो भी वो सोच के करते थे। विलियम शेक्सपियर के बारे में ऐसा कंसीडर किया जाता है कि खुद के नेम के स्पेलिंग उनको आते नहीं थे, वो स्पेलिंग भूल जाते थे, तो इसीलिए वो बोलते हैं कि आई एम अ विकिश स्पेलर। तो जो एनाग्राम है इससे आपको इस टर्म के बारे में पता लग गया होगा कि कोई भी वर्ड
या किसी के नेम से जब हम मीनिंगफुल सेंटेंस या कोई मीनिंगफुल वर्ड बना लेते हैं, दैट इज़ एनाग्राम। तो विलियम शेक्सपियर को भी एक एनाग्राम का नाम दिया है, ठीक है। तो इस तरह से इनमें एक आप चेक कर सकते हो इस चीज़ से। अगर कुछ पूछना हो तो यू कैन आस्क इन क्वेरी। नेक्स्ट पे हम चलते हैं 17 की पॉइंट क्या है इसका। कहते हैं जो विलियम का फर्स्ट प्ले था कॉमेडी ऑफ एरर्स, ये इनका फर्स्ट प्ले था। और जो सेकंड प्ले था वो जो लास्ट प्ले आप बोल देते हैं टेम्पेस्ट, ये इनका लास्ट वर्क था। लास्ट वर्क जैसे आप स्वैन सॉन्ग भी कह देते हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि विच इज़ द स्वैन सॉन्ग ऑफ विलियम शेक्सपियर, तो वी विल से टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट का मतलब क्या होता है? तूफान, ठीक है। फर्स्ट प्ले जो था वो कॉमेडी ऑफ एरर था एंड लास्ट प्ले इज स्वैन सॉन्ग। और एक बात मैं और बता दूं, जो कॉमेडी ऑफ एरर था ये इनका शॉर्टेस्ट प्ले था। कॉमेडी ऑफ एरर इनका शॉर्टेस्ट प्ले, ठीक है। तो ये बात आप अपने माइंड में रखनी है। टेम्पेस्ट जो था वो इनका स्वैन सॉन्ग, मतलब इनका लास्ट प्ले था, लास्ट वर्क जिसे आप कह देते हैं, ठीक है। उनके उसके बाद इनकी डेथ हो गई थी। तो डेथ से पहले, जस्ट पहले जब कोई वर्क किया जाता है तो उसको स्वैन सॉन्ग बोला जाता है, उनका आखिरी वर्क कहा जाता है। 18th पे आ जाइए। इनकी जो कॉमेडीज थी 17 कॉमेडीज थी इनकी, जिसमें इंक्लूड क्या क्या कौन कौन सी कॉमेडी है। फर्स्ट है एमिड समर नाइट ड्रीम, एमिड्स समर नाइट ड्रीम, ये कॉमेडी थी। एक मैरी वाइव्स ऑफ विंडसर, ये इनकी सेकंड जो कॉमेडी थी उसके बारे में बताया गया, ठीक है। ये चीज़ें होगी इनकी। अब इनका जो कहते हैं कि एक कई बार ये क्वेश्चन पूछा था कि शेक्सपियर का लॉन्ग जो फीमेल है वो क्या है, कहते हैं रोजालिंड जो था, रोजालिंड कहते हैं रोजालिंड इनका लॉन्गेस्ट फीमेल रोल माना जाता है, सबसे लंबा फीमेल रोल, ठीक है। और इनकी जो स्पीकिंग कहते हैं स्पीकिंग लाइंस इनकी कितनी थी रोजालिंड की, ये थी 685 लाइंस कहते हैं इन्होंने एज यू लाइक इट, जो इनका एज यू लाइक जो इनका प्ले था उसमें से दी गई है। रोजालिंड का जो करैक्टर था वो 685 लाइंस उसने बोली थी और एज यू लाइक इट में, ये जो इनका प्ले था, ठीक है। और कहते जो शॉर्टेस्ट जो आप बोल देते हैं जूलियस सीजर, इसको आप 20th की पॉइंट बनाइए, जूलियस सीजर। अब इसमें क्या था, जूलियस सीजर देखो इसका टाइटल था और टाइटल होने के बावजूद भी कहते जो जूलियस सीजर था वो इनका शॉर्टेस्ट मेल कैरेक्टर था और सिर्फ 3 सीन्स में ही आए हैं, ठीक है। फाइंड इन 3 सीन्स, 3 सीन ही इसमें आए हुए हैं। और क्या कहते हैं 150 लाइंस इनकी स्पीकिंग है। स्पीकिंग लाइंस कितनी है इनकी 151 लाइंस ओनली, जूलियस सीजर के जो प्ले है उसमें ये इनसे बुलवाई गई हैं, ठीक है। तो ये इसका ये की पॉइंट था। अब कहते हैं भी अगर इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि कॉमेडीज कितनी थी, कॉमेडी 17 थी जिसमें इंक्लूड हो गया एमिड समर नाइट ड्रीम और द मैरी वाइव्स ऑफ विंडसर, है ना। ऐसे ही कहते हैं जो रोजालिंड इनका लॉन्गेस्ट फीमेल रोल जिसने किया था एज यू लाइक में, और ये इसकी स्पीकिंग लाइन 685 है। जूलियस सीजर का मैंने बता दिया, टाइटल होने के बावजूद पूरी स्टोरी में दिखना चाहिए था, बहुत सारी लाइन्स इसके थ्रू बोली जानी चाहिए थी, बट ये शॉर्टेस्ट मेल करैक्टर है जो सिर्फ 3 सीन्स में आता है और 150 लाइंस इनकी जो 151 लाइंस है वो इनकी बोली जाती हैं कि
सबसे शॉर्टेस्ट में आ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट की पॉइंट पे चलते हैं। कहते हैं इनके जो मोस्ट फेमस हिस्ट्री प्ले हैं, मोस्ट फेमस हिस्ट्री प्ले, मोस्ट फेमस हिस्ट्री प्ले वो कौन कौन से थे? हेनरी फिफ्थ, और दूसरा कौन सा था? रिचर्ड फोर्थ। ये जो इनके थे ये इंपॉर्टेंट थे इनके, है ना। और उसके बाद आ जाता है आपका ट्रेजिडी। ट्रेजिडी जो इनकी मोस्ट फेमस थी, मोस्ट फेमस ट्रेजिडी वो कौन कौन सी थी? हैमलेट, ओथेलो और द किंग लियर। ये इनकी जो थी मेन ट्रेजिडी आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये बोला जाता है कि ये इनका मोस्ट जो फेमस ट्रेजिडी है उसके रूप में कंसिडर की जाती है, और जो मोस्ट फेमस हिस्ट्री प्ले है वो हेनरी फिफ्थ एंड रिचर्ड फोर्थ। ठीक है जी। अब इनका जो लॉन्गेस्ट प्ले है, जो अगला की पॉइंट है वो देखते हैं। जो लॉन्गेस्ट प्ले है इनका वो माना जाता है हेमलेट। हेमलेट इनका लॉन्गेस्ट प्ले माना जाता है, और जो शॉर्टेस्ट प्ले विलियम शेक्सपियर का माना जाता है वो क्या है? कॉमेडी ऑफ एरर्स। ये इनका शॉर्टेस्ट प्ले है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स थे जिसमें आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब इनके जो नेक्स्ट वीडियो होएगा उसमें हम इनके कुछ जो मेन इनके वर्क्स हैं रिलेशंस में, जो इनके क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हम वो करेंगे। इनका जो मर्चेंट ऑफ वेनिस है या किंग लियर है, मैकबेथ है, हेमलेट है, इसमें जो मेन की पॉइंट्स होंगे या उनके वर्क्स हैं, उनका टाइम क्या है, ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा प्लीज़, क्योंकि आपके लिए मेन पॉइंट्स मैंने बहुत मेहनत करके निकाले हैं ताकि आपको ये चीज़ें जो हैं वो आपके दिमाग में रहें, आप अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सको। ठीक है, और इस तरह से आपको इनका पूरा ध्यान रखना है, और ये जो मेन पॉइंट्स हैं इनको दिमाग में रख के आप आगे लेके चलोगे। ठीक है, अब एक वीडियो में हमने इनके जो मेन चीज़ें थी वो कर ली, नेक्स्ट वीडियो में इनके वर्क्स और प्लेस वगैरह सारा कुछ करेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।